तो दोस्तों नमस्कार, अभिमन्यु बोल रहा हूँ। एक मैंने जो पिछला वीडियो अभी बनाया मार्कशीट वाला, तो उसके बाद से तुम लोगों में से बहुत सारे लोगों ने बोला कि एक स्ट्रैटेजी वाली वीडियो बना दीजिए, और कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया है। तो क्रिटिसिज्म भी बहुत ही वेल टेकन है। इनफैक्ट मैं तो ये मानता हूँ कि प्रेज इज वेलकम। अगर मान लो तुम तारीफ उरीफ कर रहे हो तो ठीक है, वो तो वेलकम है, बट क्रिटिसिज्म इज मोर वेलकम। क्योंकि क्या ही क्रिटिसाइज कर दोगे तुम, राइट? विथ गॉड्स ब्लेसिंग मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे प्राउड फील कराती हैं। आई हैव ऑलरेडी अ लॉट ऑफ थिंग्स टू फील प्राउड ऑफ। तो ऐसा क्या क्रिटिसिज्म कर दोगे, राइट? दूसरा ये कि क्रिटिसिज्म बहुत बार कंस्ट्रक्टिव भी होती है, जो कि मतलब दूसरे को अगर आप क्रिटिसाइज करो तो लगता है हाँ यार ये सब चीज़ें हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। इनफैक्ट हम क्या बोले, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है पता ही है आपको, कि डिसेंट इज द सेफ्टी वाल्व ऑफ डेमोक्रेसी। डिसेंट, डिसेंट, डिसएग्रीमेंट, ये सब जो चीज़ें क्रिटिसिज्म, ये सेफ्टी वाल्व ऑफ डेमोक्रेसी है। मतलब लोकतंत्र को अगर बचाने में किसी का बहुत इंपॉर्टेंट जो योगदान है तो डिसेंट का है। कि हम गवर्नमेंट को जब क्रिटिसाइज करते हैं, चाहे ऐसे सिविल सोसाइटी जब क्रिटिसाइज करती है, तो उससे क्या होता है कि हमारी डेमोक्रेसी और भी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि डिसेंट इतना बढ़िया चीज़ है, तो हम कौन है उसको मना करने वाले? तो क्रिटिक्स लोग भी एकदम, आप लोग जो है यू आर मोर वेलकम, ठीक है, आप लोग क्रिटिसाइज कीजिए। इस वीडियो में हम लोग स्ट्रैटेजी पे तो आएंगे ही, लेकिन उसके पहले लेकिन जो क्रिटिक्स लोग कुछ बोले हैं उसको हम थोड़ा डील कर देते हैं, उसको हम थोड़ा एड्रेस कर देते हैं। उसके बाद में हम लोग आगे स्ट्रैटेजी देखेंगे। देखो, सबसे पहला चीज़ तो ये कुछ आया कि भाई 10 दिन में कैसे कर लिया, ऐसे कैसे? कि हम ये सब मानवे नहीं करते हैं कि 10 दिन में आपने कर दिया, कि आपने आपके पहले की पढ़ाई काम आई है। तो यार बिल्कुल पहले की पढ़ाई काम आई है, हम कहाँ उससे डिसएग्री कर रहे हैं। मतलब हम ऐसा थोड़ी कि हम नाम बस मेरा अभिमन्यु है, मतलब हम माँ के कोख से सब चीज़ सीख के नहीं आए हैं, हम भी यहीं पे पढ़ाई वढ़ाई किए होंगे तभी हमको आया होगा ना चीज़ें। 10 दिन में तो पूरा ख़त्म तो नहीं कर देंगे हम, पॉलिटी इकोनॉमी साइंस ये सब चीज़। तो ऑफकोर्स पहले की पढ़ाई काम आई है। और एक चीज़ यहाँ पे मैं बहुत ही ज़्यादा पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि दोस्त, लाइफ में ना देर इज़ नो लेवल प्लेइंग फील्ड। आपको ये लगता है कि मान लो कि आप जब एग्ज़ाम की तैयारी करने आए, बीपीएससी यूपीएससी, तो लगता है कि अब सब कोई तो जो मान लो कि एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है। लाइफ में कोई लेवल प्लेइंग फील्ड है ही नहीं। अरे, आप एक बस ये मान सकते हो भले कि जब हम जन्म लेते हैं तो उस समय एक लेवल प्लेइंग फील्ड होती है, उसके बाद में जिस तरीके से हमारी लाइफ आगे प्रोसीड करती है उसके हिसाब से हमारे अपने चेंजेस आने लगते हैं चीज़ों में, राइट? कि कितना नॉलेज है, क्या पर्सनालिटी है, और सबका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ जाता है। अब राहुल द्रविड़ जो है वो कूल आदमी है, बहुत ही कूल आदमी है। वही अगर कोई सौरव गांगुली तो थोड़ा सा ज़्यादा इमोशनल पैशनेट आदमी है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग उसको यूज़ आता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक दोस्त है, एक दो दोस्त ऐसे हैं मेरे यूपीएससी जिन्होंने अभी क्लियर कर लिया। उनको क्या था कि उनके घर वाले बचपन में जब माई बाप जब क्रिकेट खेलने ये सब भेजना चाहिए तो उन्होंने इसके हाथ में किताब पकड़ा दिया। अब वो बचपन से ही किताबें पढ़ रहा है, ठीक है। जब ये यहाँ पे यूपीएससी में आया तो आंसर राइटिंग की तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बचपन से वो जब किताब पढ़ रहा है, 10 साल 15 साल से वो किताबें पढ़ रहा है, तो बहुत सारे सेंटेंसेस देखे उसने, बहुत सारे वर्ड्स देखे, उसका अलग ही वोकैबुलरी हो गया। उसको सेंटेंस फॉर्मेशन, क्योंकि इतने सारे सेंटेंसेस उसने पढ़ लिए तो दिमाग में कहीं ना कहीं तो रजिस्टर हो ही जाता है फिर वो। तो जब वो आया प्रिपेयर करने तो उसने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की। क्योंकि टेस्ट सीरीज में क्या होता है कि भाई आपको लिखने की वो थोड़ा हैबिट दिलाते हैं, एक टाइम बाउंड में आप लिख सको। लेकिन अगर आपको लिखने की आदत है, लिखने पढ़ने की आदत है, तो आप जल्दी जल्दी भी लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया और उसने यूपीएससी क्लियर कर लिया। अब थ्योरेटिकली अगर उससे वो अगर ये बोलता है, कल क्लेम करता है कि हमने तो कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया, तो वो भी बात सही है। लेकिन क्या वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया तो मतलब वो अचानक से उसके अंत ऐसा कुछ भगवान का कुछ करिश्मा हुआ कि उसको सब चीज़ें आ गई? ऐसा नहीं हुआ। कोई चमत्कार नहीं हुआ, क्योंकि वो शुरुआत से ही कुछ और चीज़ें कर रहा था जिससे कि उसको फायदा हुआ। लेकिन तुम ये बोल सकते हो क्या कि वो नॉवल जो पढ़ रहा था वो यूपीएससी के लिए पढ़ रहा था? नहीं। उसने कुछ चीजें जीवन में ऐसी की जिससे उसको फायदा हो गया यूपीएससी में, और ये होता है। आपको मैं एग्जांपल दिखाऊं, हमारे कुछ ऐसे कॉलेज के दोस्त हैं जो कि ऐसे एलीट लाइक घर में पले बढ़े, जहाँ पे मम्मी मम्मी ऐसे बोलती है कि ओनली 2 गोलगप्पा बच्चे, इस टाइप का। हाँ, मम्मी भी अंग्रेजी झाड़ती हैं पुराने जनरेशन में। अब वो सोचो, वो उस घर में जन्म लिया है जहाँ पे एकदम ऐसा कॉन्फिडेंट एक पर्सनालिटी डेवलप होती है।
एलीट एकदम घर में जहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ की कमी नहीं है, पर्सनैलिटी आपकी वैसी डेवलप हुई। जब वो कॉरपोरेट सेक्टर में गया, जब वो जॉब ज्वाइन किया, तो वहाँ पे देखो बहुत ही ज़्यादा शो ऑफ का थोड़ा सा रहता है कि आप किस तरीके से ड्रेस करते हो, आप किस तरीके से बोलते हो। तो ये सब जो सॉफ्ट स्किल्स है ना, उसके बहुत ज़्यादा डेवलप थे। और वो बाकी हमारे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि बहुत ही मग्गू टाइप के थे, तो उनका भी प्रमोशन होता है, क्योंकि मग्गू लोगों का प्रमोशन होता है क्योंकि उनको पता है चीज़ें, जो खूब पढ़ते पढ़ते एकदम पूरा ऐसे हो गए। और ये जो है इतना पढ़ा लिखा नहीं, आराम से चिल किया, लेकिन इसका भी प्रमोशन होता है बिकॉज ही इज एबल टू प्रेजेंट हिमसेल्फ इन अ वे जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। अब ये जो चीज़ है, ये ऐसे ही कहीं इसने तैयारी नहीं की, इसने बचपन से ही जिस घर में पला बढ़ा उसके वजह से इसको ये थोड़ा सा एक एडवांटेज मिला। लेकिन ये एडवांटेज तो मिल ही रहा है, जो एडवांटेज इसको ये मिला है उसका ये कैपिटलाइज कर पा रहा है उसको। तो आप क्या बोलोगे कि तुम बचपन से ही कॉरपोरेट सेक्टर में तैयारी करने के लिए जा रहे थे? ऐसा नहीं है, राइट। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी जैसे ये बीपीएससी में 10 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपके मैथ्स के होते हैं, राइट। मैं कभी भी मैथ्स, क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो मैं मैथ्स कभी भी नहीं, 1 मिनट भी नहीं देता हूँ। यूपीएससी में सी सेट क्वालिफाइंग है तो वहाँ पे ऐसे भी क्या ही है, यहाँ पे 1 मिनट भी मैं टाइम नहीं देता हूँ मैथ्स के लिए। मेरे 10 में 10 सही है इस बार अभी जो हुआ। तो अब ऐसे तो बोल दो कि हाँ, मतलब मैंने जो मैथ्स पढ़ा स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम या जेई के प्रिपरेशन के टाइम में, वो सब हेल्प करता है, क्योंकि वही से तो अब ये थोड़ा लो लेवल है मैथ्स, लेकिन वही से हम मुझे आता है ना कि जेई टाइम में जो भी मैंने प्रिपेयर किया था मैथ का। अब ये तुम बोल सकते हो क्या कि जेई का जो है, तुम तो जेई टाइम से ही पढ़ रहे हो इसके लिए? ऐसा नहीं है। वो जो पुरानी कुछ नॉलेज है वो तो हेल्प होती ही है, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो ईपीएफओ जो है, तो ईपीएफओ में आपको पता है कि साइंस के क्वेश्चन रहते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन रहते हैं, कंप्यूटर्स के भी क्वेश्चन रहते हैं। अब कंप्यूटर साइंस से मेरा बीटेक है, मेरे को कंप्यूटर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं, उसमें क्या है, फोर्ट्रन क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये सब चीज़ें मुझे पता है, क्योंकि वहाँ पे 6 महीना पढ़े हैं हम वही सब चीज़ें। एक एक सेमेस्टर में एक एक चीज़ ये सब यही पढ़ाते हैं। साइंस, अब फिर साइंस के बैकग्राउंड से है तो वहाँ पे साइंस ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं कि भाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है कि कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है, कॉलिजन, ये सब पे वो सब पता है। मैथ्स जो है वो करने की जरूरत नहीं है। तो उस समय इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉ को मैंने फोकस किया ईपीएफओ के एग्जाम के पहले, और बाकी सब चीज़ें क्योंकि मुझे पहले कभी पढ़ा हुआ था तो वो हेल्प आ गया। अब ये बोलोगे कि हाँ पहले जो आपने पढ़ा था वो भी तो तैयारी, हाँ वो पार्ट है, बट आई डिड नॉट स्टडी दोज थिंग्स टू बी एबल टू अपियर इन ईपीएफओ और यहाँ पे फिर वो मुझे फायदा करे। समझ में आ रहा है बात? अब जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, अमिताभ बच्चन है ये। अमिताभ बच्चन जिस तरीके से ओरेट्री करते हैं, जिस तरीके से बोलते हैं, इनको केबीसी में मिला मौका इसीलिए ना क्योंकि हाँ थोड़ा सा सुपरस्टार टाइप के हैं, बट जिस तरीके से ये बोलते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है। अब एक्टर तो बहुत सारे हैं, लेकिन यार मतलब एक जो ओरेट्री होती है कि लोगों को एकदम मंत्र मुग्ध कर दे, वो अमिताभ बच्चन के पास है। अब वो तो विरासत में मिलती है चीज़ें, कि किस तरीके से आपकी बोलने की जो शैली है, चाहे वो कितना ग्रेविटी है, वो सब चीज़ें आप बचपन से आपके घर में जिस तरीके से एक इन्वायरमेंट रहता है उस तरीके से, हम लोगों से बहुत सारे लोगों को नहीं मिला होता, हम लोग ऐसे एकदम पढ़ बोलते हैं एकदम छपड़ी लेखा। लेकिन अमिताभ बच्चन का देखो कितना मतलब ग्रेविटी के साथ बोलते हैं। जैसे अभी मैं एक यहाँ पे आपको क्लिप मैंने लेके आया हूँ कि बस ये दिखाने के लिए कि इनका बोलने का शैली कैसा है। और ये बोलने की शैली से इनको एडवांटेज तो मिला होगा जरूर, बॉलीवुड में केबीसी इनको शो मिला, मुझे लगता है कि उसमें बहुत बड़ा रोल ये भी था कि आप बोलते कैसे हैं। लेकिन ये तो बहुत पहले से ये सीखे ना। तो आप ये थोड़ी बोल सकते हो कि अरे आप जब आप बचपन से ये सीख रहे हो तो मतलब आप बचपन से ही तैयारी कर रहे थे बॉलीवुड में जाने की, एक्टिंग में जाने की। ऐसा तो नहीं है। ये सुनो जरा।
कि हादसा बन के कोई ख्वाब बिखर जाए तो क्या हो, वक्त जज्बात को तब्दील नहीं कर सकता, दूर हो जाने से एहसास नहीं मर सकता, ये मोहब्बत है दिलों का रिश्ता, ये मोहब्बत है दिलों का रिश्ता, ऐसा रिश्ता जो सरहदों में कभी तकसीम नहीं हो सकता। तू किसी और की रातों का हंसी चांद सही, मेरे हर रंग में शामिल तू है, तुझसे रोशन है मेरे ख्वाब मेरी उम्मीदें, तू किसी भी राह से गुजरे मेरी मंजिल तू है। अब देखो, अब इसमें तुम क्या बोलोगे? इतना अच्छा ये बोलने की शैली, तो दिस दिस हैज कम फ्रॉम लाइक मे बी इनहेरिटेंस, कि हरिवंश राय बच्चन के फैमिली में अगर कोई है बच्चा तो इसी टाइप से बोलेगा, या मे बी लाइक कि थोड़ा जो अपब्रिंगिंग जैसी होती है, किस किस चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, वो सबसे फ़र्क पड़ता है, और वो सबका हेल्प कहीं ना कहीं मिलता है, तो ठीक है ना। अब ये होता है, तो इसीलिए जो है, हम क्वेश्चन अब ये आती है कि हम कब समझे कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन किसी चीज़ के लिए। हम ये कब से ये माने कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस थिंग? मेरे हिसाब से वो जब आप मानोगे व्हेन यू डेलिबरेटली डिसाइड, आप डेलिबरेटली ये डिसाइड करो कि भाई मुझे इस एग्जाम को देना है, और उसके लिए मेरे को कुछ कमिटमेंट आपको देनी पड़ेगी कि मुझे इतना घंटा पढ़ना है, ये इसका सिलेबस है, यह है वह है, राइट। तभी आप मानोगे कि वो प्रिपेयर आप स्टार्ट कर रहे हो, प्रिपेयर करना इस एग्जाम के लिए। जहाँ तक बीपीएससी की बात है, तो मेरा वो 10 दिन पहले कुछ ऐसा हुआ कि हाँ देना है, बिकॉज मैं, अगर यूपीएससी के लिए मान लो मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ डेली, यूपीएससी के लिए मुझे यूपीएससी देना है, तो अब न्यूज़पेपर पढ़ने के कारण इस बार करंट अफेयर्स में जो बीपीएससी के क्वेश्चन थे, बहुत सारे करंट अफेयर्स में न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत काम किया मेरा, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे चीज़ें हम पढ़े थे, रिकॉल, देखो रिजेम्बलेंस वाली नॉलेज हमें चाहिए। मतलब प्रीलिम्स में प्रीलिम्स में हमें क्या चाहिए? प्रीलिम्स में हमें इतना बस नॉलेज चाहिए कि हम ए बी सी डी जो 4 ऑप्शन है उसमें हमें रिजेम्बलेंस वाला चीज़ पता चल जाए कि यार बी कुछ ऐसा हमने पढ़ा लिखा है, कि बी टाइप का कुछ चीज़ हमने पढ़ा है, उतना ही हमें चाहिए। और वो न्यूज़पेपर दे देता है, क्योंकि न्यूज़पेपर में चीज़ें आती रहती है, तो आपको ना 4 जो ऑप्शन है ना, तो उसमें एक ऑप्शन ऐसा लाइक थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा आपके दिमाग में कि अरे यार ये बी थोड़ा ज़्यादा सही लग रहा है, हंच आ जाएगा। तो न्यूज़पेपर उतना काम कर देता है, इवन इफ इट इज नॉट एबल टू गिव यू द एग्जैक्ट क्लियर कट 100% आंसर, ये थोड़ा किसी ऑप्शन को एलिवेट जरूर कर देगा। क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपके लाइक लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा रही है, एंड जब आप फिर कुछ ऐसा देखोगे क्वेश्चन पेपर में, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी से इवोक हो जाती है चीज़ें। अब मैं यूपीएससी के लिए पढ़ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे फायदा हो गया, तो मैं इसको जोड़ू कि नहीं जोड़ू, कि मैं कब से, मैं इसके लिए तो नहीं पढ़ रहा था, बीपीएससी के लिए मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा था, तो इसीलिए मैंने बोला 10 दिन, ठीक है। अब उसके पहले लेकिन मैंने पॉलिटी और इकोनॉमी ये सब मैंने टाइम दिया है उसको, कॉन्सेप्ट्स को समझने में, तो ऑफकोर्स फायदा तो होता ही है। बट जब आप डिसाइड करते हो कि हाँ भाई ये एग्जाम देना है, तब आप, ऐसा मेरा मानना है कि तब आप ये सोचते हो कि चलो ठीक है, तब से आप काउंट करते हो, ठीक है। लेकिन ये 10 दिन जो मैंने बोला, तो 10 दिन का भी एक अपना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर वो 10 दिन आप नहीं कर रहे हो, तो फिर जो है ना, आप नहीं क्लियर कर पाओगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने यूपीएससी का 2022 वाला अटेम्प्ट दिया, ठीक है, और मेरा प्रीलिम्स में अच्छा नंबर आया, मेंस मैंने दिया, मेंस में मेरा 6 नंबर से रुक गया, मेंस 6 मार्क्स से। वो इसलिए रुका क्योंकि 2022 में मैं स्टार्टअप, आई वॉज डूइंग ए स्टार्टअप, और उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे कि मैं इस पे थोड़ा सा फोकस करके यूपीएससी का, जब प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आपका 3 महीना बचता है, 2 से 3 महीना ऐसा बचता है, उसमें अगर आप फोकस नहीं कर रहे हो ना मेंस के लिए, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरा जो है यहाँ पे 6 नंबर से रुक गया। जबकि अगर आप देखोगे, मैं एक बार जब इंटरव्यू दिया इसके पहले यूपीएससी में, तो उस समय मेरा ऑप्शनल की वजह से मैं इंटरव्यू दिया, क्योंकि ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स आए थे, वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स थे। इस बार 2022 में जब मेरा 6 नंबर से रुका, तो उस समय मेरा ऑप्शनल में बस 235 नंबर था, क्योंकि मैं टाइम नहीं दे पाया। तो भाई वो तो टाइम देना पड़ेगा, जो 3 महीना होता है वो देना पड़ेगा। ऑल्दो जब मान लो कि जब पहले मैंने उसके पहले इंटरव्यू दिया था, जब मेरा वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स था ऑप्शनल में, तो मुझे आता है ना ऑप्शनल मेरा, लेकिन अगर मैं ये 3 महीना नहीं दिया, तो देखो सीधे 235 पे आ गया। तो वो 10 दिन का, जो यहाँ पे मेंस के लिए 3 महीना है, वो बीपीएससी के प्रीलिम्स के लिए 10 दिन का है। जैसा मेरा मतलब अपना मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे 10 दिन मुझे सीरियसली करना ही पड़ेगा, इस टाइप का चीज़ है।
तो ये इम्पोर्टेंस है 10 दिन का, क्योंकि ये आपको क्या करता है कि आपको एक ग्रुप में लाता है कि भाई अभी ये एग्जाम आ रहा है, इसके लिए थोड़ा सीरियस हो जाए, एक एटीट्यूड वैसा आपको बिल्ड करना होता है। ठीक है। एंड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फिर आप उसको करते हो कि हाँ भाई इसके लिए साइंस थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मॉडर्न हिस्ट्री बिहार स्पेशल कुछ इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें आप कर लेते हो, सो दैट आपको एक थोड़ा सा फीलिंग आ जाए कि भाई अब चलो ठीक है, इसके लिए जो मिनिमम बेसिक है वो मैंने कर लिया है। और वो कॉन्फिडेंस जरूरी होता है, इसीलिए 10 दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। द पॉइंट इज नॉट टू डिसरेस्पेक्ट योर हार्ड वर्क। तुम लोगों से बहुत सारे को लग रहा होगा कि यार हमने तो इतना मेहनत किया था, ये चीज़ें पढ़ी वो चीज़ें पढ़ी, और उसके बाद में हमारा कट ऑफ से कम रह गया, और ये तो ऐसे बोल रहा है जैसे कि पता नहीं 10 दिन में जो है हो जाएगा। तो क्या हम लोग मतलब मूर्ख हैं क्या जो इतना हार्डवर्क करने के बाद में भी नहीं हुआ? भाई मेरा डिसरिस्पेक्ट करने का बिल्कुल कोई इरादा नहीं है तुम्हारे हार्डवर्क का। ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी मैं बोलूँगा कि मे बी जिस तरीके से तुमने हार्डवर्क किया था वो सही डायरेक्शन में नहीं था। हार्डवर्क तो किया लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं किया। नहीं तो अगर किया रहता तो कट ऑफ अगर पार हो रहा है तब तो आपका हार्डवर्क जो है आपके सही डायरेक्शन में था। लेकिन आपने हार्डवर्क भी किया और फिर भी कट ऑफ से कम रह गए, तो आपका हार्डवर्क सही डायरेक्शन में नहीं है। क्योंकि यार किसी ना किसी का तो हुआ ही है कट ऑफ से ऊपर। बीपीएससी को जितना लेना था वो तो लिया ही है, 4-5 हज़ार लोगों को जो भी लेना है, 4 हज़ार को। तो वो लोग भी हार्डवर्क किए, तुम लोग भी हार्डवर्क किए, तो ऑफकोर्स थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रैटेजी में भी फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे तो मान के नहीं बैठ बैठ सकते हो ना कि यार ये तो इम्पॉसिबल ही है, जैसा पेपर आ गया, जैसा पेपर का ट्रेंड चेंज कर दिया तो उसके बाद में तो इम्पॉसिबल है क्लियर करना। क्योंकि क्लियर तो किए हैं, इस बार भी लोग किए हैं ना क्लियर। तो इस वीडियो का ये पॉइंट है कि आपको थोड़ा हेल्प मिल जाए, आपको थोड़ा अगर मोटिवेशन मिल जा रही है कि हाँ यार दिस इज डूएबल, कि मे भी थोड़ा सा स्ट्रैटेजी चेंज कर देंगे तो हो जाएगा। तो यही है इस वीडियो का पॉइंट। ओके। जैसे आपको एक मैं एग्जांपल देता हूँ। 1970-71 से 1971 से ओडीआई मैच हो रहा है, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में। लेकिन 2010 तक 2010 तक किसी ने डबल सेंचुरी नहीं मारा था। वनडे इंटरनेशनल में 2010 तक किसी ने डबल सेंचुरी नहीं मारा था। 2010 में सचिन तेंदुलकर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में डबल सेंचुरी मारता है। उसके बाद में लोगों को ये विश्वास हो गया, और भी बैट्समैन लोग थे उनको विश्वास हो गया कि भाई डबल सेंचुरी भी मार सकते हैं। तो उसके बाद में फिर झड़ी लग गई। उसके बाद में वीरेंद्र सहवाग अगले ही साल मार दिया 2011 में। रोहित शर्मा 3-3 बार मारा हुआ है डबल सेंचुरी। क्रिस गेल मारा, फकर जमान मारा, गप्टिल तप्टिल भी मारा है कोई न्यूजीलैंड सब का। तो मतलब सोचो आप कि एक बार कोई कर देता है तो उसका लगने लगता है कि हाँ दिस इज डुएबल। नहीं तो 1971 से 2010 40 साल तक लगभग किसी ने नहीं मारा। और 2010 में जब सेंचुरी बनाता है सचिन तेंदुलकर तो उसके बाद में झरल्ले से और भी लोग मारने लगते हैं सेंचुरी। 3-3 बार रोहित शर्मा ने मारा। तो इस वीडियो से अगर मान लो, देखो सचिन तेंदुलकर ये सब क्रिकेट अलग लेवल है, ये बहुत छोटी चीज़ है एग्जाम। लेकिन इस वीडियो से अगर आपको भी ये थोड़ा अगर मोटिवेशन मिल जाए कि दिस इज डूएबल, तो यही है इस वीडियो का पॉइंट। हमारे 108 आए हैं, आपके अगली बार 118 आए। मैं तो ये कहता हूँ कि आप 118 लेके आओ और आप फिर वीडियो बनाओ कि कैसे आपने किया था। ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं स्ट्रैटेजी के पास कि अब हमें स्ट्रैटेजी क्या रहना चाहिए, कैसे करना चाहिए। देखो एक डिस्क्लेमर दे देते हैं यहाँ पे कि ये न्यूबीज़ लोग जो हैं जो पहली बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनको ये चाहिए कि आप लोग आराम से बेसिक पहले पढ़िए, इस चीज़ों को समझिए। क्योंकि आप लोग के लिए आर्टिकल भी क्या होता है उसको भी पहले आपको समझना पड़ेगा। फंडामेंटल राइट क्या होता है, फंडामेंटल ड्यूटी क्या होता है, ये सब चीज़ आपको समझना पड़ेगा। इकोनॉमी में जीडीपी क्या होता है, ये सब चीज़ आपको समझना पड़ेगा। तो आपका थोड़ा सा जो है ना पहले बेसिक बनाने का टाइम है। तो 6 महीना 1 साल जो है आपको करना पड़ेगा। ये स्ट्रैटेजी है कि भाई जो लोग जो एक बार अटेम्प्ट दे दिए हैं और कुछ स्ट्रैटेजी में कमी रह गई है तो उनके लिए है। देखो पहला चीज़ जो है वो तो न्यूज़पेपर पढ़ो यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि न्यूज़पेपर से मैंने आपको बताया ना कि क्या होता है कि आप, पहली बात तो ये कि साइकोलॉजिकल आपको मोटिवेशन मिलता है, एक साइकोलॉजिकल बूस्ट मिलता है कि ऐसा लगता है कि भाई आप एक एस्पिरेंट हो। नहीं तो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे तो लगता है पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। साइकोलॉजिकल बूस्ट मिलता है। दूसरा कि आप चीज़ों के कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं, क्या हो रहा है आसपास में ये आप समझते हैं। तो अगर मान लो कि कभी क्वेश्चन पूछ दिया तो वो फ़ायदा हो जाता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको ऑप्शन एग्जैक्ट पता रहने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस थोड़ा सा रिजेम्बलेंस पता लग जाए ना। क्योंकि प्रीलिम्स में तो आपके सामने ही है आंसर, आपको बस ये थोड़ा सा उससे पता करना है कि कौन सा
इज मोर क्लोज टू द राइट आंसर, वही ऑप्शन आपको मारना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी कुछ टाइम पहले मेरे भाई जी ने हमको टेस्ट करते रहते हैं कभी कभी कि कितना तुमको आता है। तो अभी केबीसी पे कहीं पे उनको आया था ये कि हाँ ये क्वेश्चन केबीसी में अमिताभ बच्चन ने पूछा था कि व्हाट वाज द टाइटल ऑफ बी आर अम्बेडकर का जो थेसिस है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में वो पीएचडी के लिए जो थेसिस वो सबमिट किए थे उसका टाइटल क्या था। ये है क्वेश्चन। इसमें पहला ऑप्शन है द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, सी ऑप्शन इज नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया एंड डी ऑप्शन इज द लॉ एंड लॉयर्स। नाउ मुझे ये पता था कि कास्ट पे तो इन्होंने काम किया ही है अम्बेडकर जी ने, उसके अलावे अलावे इकोनॉमी पे भी काम किया है काफ़ी। यही मुझे पता था, इतना ही पता था कि इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ चीज़ इन्होंने करी थी अपने जब वहाँ पढ़ाई कर रहे थे। इससे मैंने ये आंसर लिया कि द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी होगा, ठीक है। और वही से आंसर आ गया। हमें एग्जैक्ट नहीं पता था कि क्या है थीसिस का टाइटल, बट बिकॉज समवेयर आई हैड रेड कि ये इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ों पे काम किए थे जब ये पढ़ाई कर रहे थे पीएचडी के टाइम में, तो वहीं से आंसर आ गया, ठीक है। तो न्यूज़पेपर क्या होता है कि आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज़ों को डालता है, और जब कभी आपको क्वेश्चन उससे आ जाता है तो वो इवोक हो जाता है अंदर से, यू डोंट हैव टू डू मच। इस बार मैं बता रहा हूँ कि जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे, बहुत सारे क्वेश्चंस में मुझे वो चीज़ें हो रही थी बिकॉज आई रीड न्यूज़पेपर डेली, ये मेरी हैबिट है। तो आप लोग भी न्यूज़पेपर पढ़ने का हैबिट बनाओ। और मैं आपको बता रहा हूँ, देखो जैसे अब क्या कौन से न्यूज़पेपर यार, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस जो इंग्लिश मीडियम के हैं, जो हिंदी मीडियम के हैं वो दैनिक जागरण या जनसत्ता पढ़ लो। वही यार, कोई भी उठा के पढ़ो, दोनों नहीं पढ़ो, एक ही पढ़ो। इंग्लिश मीडियम के हो तो हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो कोई भी, क्योंकि मैटरवा बराबर है, सब सब में वही सारी चीज़ें आएगी। इंपॉर्टेंट जो भी इवेंट्स हो रहे हैं वो दोनों पेपर कवर करेगा। ऐसा चिल मार के रहो, ठीक है। तो न्यूज़पेपर पढ़ो। और देखो ना, न्यूज़पेपर पढ़ने में लोग बोलते हैं कि यार हमको आदत नहीं है। देखो आदत किसको रहती है, कोई भी बचपन से, कोई भी माँ के कोख से न्यूज़पेपर पढ़ने का हैबिट लेके तो नहीं आया है। सब कोई अपना हैबिट ये बनाता है, और शुरुआत जो है मजबूरी में ही करना पड़ता है कि भाई न्यूज़पेपर पढ़ना है, काहे कि एग्जाम के लिए ज़रूरी है। तो शुरू तो मजबूरी में करते हैं, लेकिन बाद में मज़ा आने लगता है। शुरू मजबूरी में किए थे, अब मज़ा आ रहा है, क्योंकि जब आपकी हैबिट बन जाती है ना दोस्त, तो उस काम को जब आप करते हो तो आपको डीप सेटिस्फैक्शन मिलता है। अगर मैं डेली सवेरे न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ तो उसका सेटिस्फैक्शन मिलता है कि अरे चलो ठीक है, आज ये चीज़ें मिलने को, पढ़ने को मिला, खत्म हुआ काम का। और गुड हैबिट जो है ना, अगर आप बना लोगे तो शुरुआत के 15-20 दिन तो थोड़ा कष्ट रहता है, लेकिन उसके बाद में जब वो हैबिट एक बार आपका बन गया तो आपको इतना ज़्यादा वो बेनिफिट देने वाला है कि आप मत पूछो। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूँगा कि जो पढ़ने ओढ़ने का जो हैबिट बना लेता है शुरुआत के 20-25 दिनों में, उसी हैबिट को वो बस कंटिन्यू कर लेता है, क्योंकि हर समय उतना एफर्ट नहीं लगता है। एक बार आपको हैबिट बनाने में एफर्ट लगता है, एक बार हैबिट बन गया ना तो उसके बाद एफर्ट नहीं है। उसके बाद उसको कंटिन्यू रखना है, उसके बाद उस उतना एनर्जी नहीं जाता। आप 5 बजे सुबह उठ के जो है ना, 10 दिन आप उठो 5 बजे सुबह उठ, बहुत शुरुआत में तकलीफ होता है, लेकिन 15वां दिन 20वां दिन आपका क्या होगा कि 5 बजे अपने आप नींद खुल जाएगा, क्योंकि आपका बायोलॉजिकल क्लॉक वैसा सेट हो गया, आपको हैबिट बन गया अब, ठीक है। तो एक बार हैबिट बना लो, फिर उसके बाद में चीज़ें आसान हो जाएगी। शुरुआत मजबूरी में करो, बाद में मज़ा आने लगेगा, ये एकदम गिवन है, ठीक है। दूसरा कि भाई आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी की तरफ जाइए। कोई भी अगर टॉपिक पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, ये सब में कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे जाओ। फैक्ट रटने से काम नहीं चलेगा, और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी तो फैक्ट अपने आप, फैक्ट रटो और वो रटा ही जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत बार लोग मिस कर देते हैं। तो यू डोंट हैव टू सैक्रिफाइस, नेवर सैक्रिफाइस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एट द आल्टर ऑफ फैक्ट्स, कि भाई फैक्ट तो रट ही लिए हैं, कॉन्सेप्ट का क्या ही करना। नहीं, कॉन्सेप्ट समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो कि मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अभी पूछा था कि हाई कोर्ट के जज का स्ट्रेंथ कौन डिसाइड करता है। इसका आंसर है प्रेसिडेंट। अब मुझे वो पता था क्योंकि अगर जुडिशरी पढ़ रहे हो तो उसमें ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है, आर्टिकल्स में मेंशन्ड है। अच्छे से पढ़ोगे तो ये कवर करता है, कहीं भी लक्ष्मीकांत में कवर किया हुआ है, ठीक। जजेस केस, कॉलेजियम सिस्टम, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, ये सब जो क्वेश्चन है, ये सब कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपका है तो ये बनता क्वेश्चन। आप लोगों ने अगर फैक्ट रट के गए होगे तो नहीं बनेगा ये क्वेश्चन। जैसे मान लो कि स्टैगफ्लेशन वाला क्वेश्चन था इकोनॉमी में, अब वो लपड़गंजूस क्वेश्चन है, उसको अच्छे से फ्रेम कर सकते थे उसके ऑप्शंस को, क्योंकि ऑप्शंस उसके बहुत ही थोड़ा ऐसे थे। लेकिन स्टैग, और मेरा वो लेकिन सही हुआ क्योंकि ऑप्शन ठीक है, थोड़ा सा उसमें अब मारना पड़ता है कि यार अब स्टैगफ्लेशन पता है हमको। अब हमारे तो ईगो पे आ रहा था कि यार स्टैगफ्लेशन तो हमें पता है क्या होता है, तो हम छोड़ तो नहीं सकते इसको, तो मार दे। तो ऑल फोर मारे, वो सही हो गया शायद।
मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट क्या आपको चेक कर रहा है ना। इस बार थोड़ा सा स्टैगफ्लेशन वाला ऑप्शन ऐसा था कुछ रैंडम, लेकिन अगली बार वो अच्छा ऑप्शन देंगे। तो आपको स्टैगफ्लेशन का कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए। आपको इकोनॉमी में और भी जो टर्म्स है, नेशनल इनकम क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, राइट, ये सब, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, तो ये सब चीज़ें आपको पता रहना चाहिए भाई। और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी तो अलग कॉन्फिडेंस आता है। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की तरफ फोकस कीजिए। जब साइंस भी पढ़ रहे हो तो भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। भाई फिजिक्स में रेनबो क्यों फॉर्म होता है, पूछता है ना बार बार, ये सब पता होना चाहिए। इमल्सन क्या होता है, इमल्सिफिकेशन क्या होता है, ये सब पता रहना चाहिए चीज़। तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में तीसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चीज़ आप करोगे वो है पी वाई क्यूज़ को सॉल्व करोगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है पी वाई क्यूज़। यार देखो ये सब जो एग्ज़ाम है ये ब्यूरोक्रेटिक ब्यूरोक्रेटिक एग्ज़ाम है। आप ब्यूरोक्रेसी में जाने के लिए ये पढ़ रहे हो, और दूसरा है कि ब्यूरोक्रेटिक मेथड से सब चीज़ें सेट होती है। जो एग्जामिनर है वो भी कोई ब्यूरोक्रेसी के लोग ही सेलेक्ट करते हैं कि हाँ भाई ये सारे एग्जामिनर्स बनेंगे। तो जहाँ भी ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इनोवेशन वाली चीज़ें नहीं होंगी। तो पी वाई क्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ब्यूरोक्रेसी ले रहा है एग्जाम। तो आप समझो कि रिपीट करेगा चीज़ें, क्योंकि उसको उतना एनर्जी नहीं है कि नया क्वेश्चन बनाए आपके लिए। बहुत रिपीट करेगा क्वेश्चन, और नहीं रिपीट करेगा तो वही ट्रेंड कम से कम फॉलो करेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि रैंडम क्वेश्चन पूछ देगा। यार रैंडम क्वेश्चन बनाना वैसे बहुत आसान चीज़ है। आप कहीं से भी कुछ उठा के रैंडम पूछ दो, ठीक है। यूपीएससी ने इस बार वो किया था। तो मैं बोल रहा हूँ कि पी वाई क्यूज बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि रिपीट होता है। मैं तो दक्ष बैच में रेजोनेंस में भी हमेशा ये बोलता हूँ। रेजोनेंस में मैंने पी वाई क्यूज, यूपीएससी के पी वाई क्यूज मैंने इस बार कराए हैं कि यार वो बहुत ज़रूरी है आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, प्लस रिपीट होने के भी चांसेस हैं। अगर रिपीट नहीं हो रहा है तो उसी लाइन पे पूछ देगा क्वेश्चन। तो पीवाईक्यूज करना जरूरी है। अब मैंने कहाँ से किया था, मैंने तर्कस से किया था। यार आई एम नॉट इन एनी वे आस्किंग यू गाइस कि हाँ तुम्हें कोई और घटना चक्र सब कर रहे हो कर लो, जो भी तुम्हें सोर्स है, लेकिन पीवाईक्यूज जरूर करो दोस्त, ठीक है। बहुत जरूरी है पीवाईक्यूज करना। और बस यही है। बाकी क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट आप कर रहे हो, वो क्वेश्चंस जो आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो कितना कर रहे हो इसका भी एक इंपॉर्टेंस है। आप कंजर्वेटिव नहीं कर हो सकते हो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। से नो टू कंजर्वेटिव अटेम्प्ट्स। आप 100 105 में जो है ना मामला नहीं सलटा सकते हो। 100 105 आपने अटेम्प्ट किया, अरे भाई अभी 91 गया है कट ऑफ, ठीक है। और मान लो कि 100 प्लस तो टारगेट करोगे ही, क्योंकि पता नहीं अब कल को 100 चला जाए। अब तुम 100 से 105 अटेम्प्ट ही कर रहे हो। तुम्हारा क्या गॉड लेवल एक्यूरेसी है, तुम्हारा क्या 100% एक्यूरेसी है कि जो तुम अटेम्प्ट कर रहे हो वो सही ही होगा। अगर वो होगा तो 105 अटेम्प्ट करके आ सकते हो, लेकिन वो होगा नहीं, किसी का नहीं होता है। आपको 130 अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा दोस्त। आपको 130 अटेम्प्ट करना पड़ेगा। आपको रोहित शर्मा बनना पड़ेगा। जिस बॉल को देख के जिस बॉल को देख के बाकी सब बैट्समैन को हंच आता है कि भाई हम इसको रोक ले, उस बॉल को देख के रोहित शर्मा को हंच आता है कि उस पर वो चौका छक्का मार दे। आपको रोहित शर्मा बनना ही पड़ेगा। एटलीस्ट 130 अटेम्प्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो 130 अगर अटेम्प्ट कर रहे हो, 20 आपके गलत भी होंगे तो 110 सही हुए। 20 गलत का 20 इंटू 1/3, यही है ना, 1/3 है निगेटिव मार्किंग। तो कुछ 6.66 मार्क्स आपके कटेंगे, तो 103 104 ऐसे आपके नंबर आएंगे। तो 130 तो मिनिमम अटेम्प्ट करना ही है भाई, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख लेना। मैंने 132 कुछ अटेम्प्ट किया था, और उसमें कुछ 18 के अराउंड में कुछ गलत ऐसे हुए, 18 20। तो 130 मिनिमम अटेम्प्ट करो, ठीक है। रोहित शर्मा बनो, ठीक। और लास्ट में कि यार डरना मना है। जब एग्जाम में जा रहे हो तो डर के क्यों जा रहे हो? अरे पैसा पे किया है, फॉर्म भरने के टाइम में पैसा दिया है, काहे डर रहे हो? सब कोई उसी बोट में है। सब कोई वहां पे, कोई एस्पिरेंट जो आ रहा है कोई बहुत ही ऐसा नहीं है कि हाँ भाई ये तो अलग लेवल का, गॉड लेवल का कोई एस्पिरेंट है, ऐसा नहीं है, ठीक है। डरो मत। अब ऐसे नहीं तो क्या होता है कि जब एग्जाम देने जाते हैं तो ऐसे थर 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 काँप रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक एग्जाम्पल दे, सेमीफाइनल में समी ने 7 विकेट लिया। समी ने 7 विकेट लिया था ना न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में, पूरा धराशाही कर दिया था न्यूजीलैंड को इसने अकेला। ऑस्ट्रेलिया जब फाइनल में आती है तो उसको तो डर लगना चाहिए उसके बैट्समैन को कि भाई समी जैसा बॉलर है, धुआं उड़ा देगा। क्योंकि आप जिसके साथ फाइनल खेलने जा रहे हो तो आप तो एनालाइज करते ही हो कि भाई इसका बॉलर सब कौन है, इसका बैट्समैन कौन है, कि किस तरीके से फील्डिंग हम सेट करेंगे, कौन सा बैट्समैन जाएगा किसके, ये सब चीज़ें आप एनालाइज करते हो अपने ओपोनेंट टीम का। तो ऑस्ट्रेलिया वाला जब एनालाइज किया हो कि यार समिया है इसका बॉलर, वो अलग लेवल का चल रहा है,
तो बैट्समैन की तो फट ली होगी, लेकिन क्या ये ऐसा दिखा आपको? ट्रेविस हेडवा ने क्या मारा है, सबको मारा, समी, बुमराह, सिराज, सबको धोया इसने। क्योंकि ये चीज आपको एटीट्यूड चाहिए कि डरना नहीं है यार, समी है तो है, ठीक है 7 विकेट लिया, लेकिन हम नहीं अपना विकेट देंगे इसको, ऐसा होना चाहिए। और ऐसा अगर एटीट्यूड लेके जाओगे तो जीतोगे ही। तो मिला जुला के क्या बात है कि डरो मत, जो हमारे अपोजिशन के लीडर बोलते हैं, डरो मत, क्या ही डरना यार, लाइफ में ये गेम है, इसको बढ़िया से खेलना है और क्या। तो बस यही था दोस्त। और अगर आपको, देखो एक मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो लेके आऊँगा कभी 1-2 दिन में, कि मैं अपना क्वेश्चन पेपर जो भी है उसको मैं दिखाऊंगा कि मैंने कौन सा उसमें ऑप्शन टिक मारा और क्यों मारा वो। तो अगर वो चाहिए वीडियो तो यार बता देना, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जिस चीज़ की डिमांड नहीं हो उस चीज़ को सप्लाई नहीं करना चाहिए। हम क्यों बिना मतलब का उसको मेहनत करके बनाएंगे। अगर आप लोग को सही में लेकिन चाहिए तो आप बता देना, क्योंकि कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे। तो अगर चाहिए तो बता देना, हम क्या करेंगे क्वेश्चन पेपर अपना दिखाएंगे कौन सा ऑप्शन मैंने उस समय टिक किया और क्यों, क्या मेरे दिमाग में चल रहा था उस समय, वो हम बता देंगे। ठीक है दोस्त, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।